नमस्कार। आज हमारे सामने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 2025 परीक्षा के लिए तैयार किए गए कुछ बड़े ही दिलचस्प हस्तलिखित नोट्स हैं। हाँ। ये सत्येंद्र यादव सर की क्लास के नोट्स हैं और विषय है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। और ये नोट सिर्फ कानूनी भाषा का चिट्ठा नहीं है। इन्हें देख के लगता है कि किसी बहुत होशियार छात्र ने परीक्षा के लिए तैयार किया है। लाल पेन से हेडिंग, नीले पेन से सब हेडिंग। हाँ, और खास तारीखों और शब्दों पर पीला हाइलाइटर, सब कुछ है। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं नोट्स के सहारे एक सफर पर चलते हैं। सोचते हैं कि अगर कोई महिला घरेलू हिंसा का सामना कर रही है तो ये कानून उसकी मदद के लिए पहला कदम कहां से शुरू करता है। इन नोट्स की मदद से हम उसके पूरे सफर को ट्रैक करते हैं। वो पहली शिकायत कहां और कैसे करेगी, कौन उसकी मदद करेगा और न्याय मिलने तक का रास्ता कैसा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस कानून की बुनियाद को समझते हैं। ये है क्या, कब लागू हुआ और इसका मकसद क्या है। इन नोट्स के पहले ही पन्ने पर यह साफ साफ लिखा है। इसका पूरा नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी 13 सितंबर 2005 को मिली, लेकिन लागू होने की तारीख अलग है। और उस तारीख को तो नोट्स में पीले हाइलाइटर से इतना रंगा गया है कि लगता है ये परीक्षा में पक्का पूछा जाता होगा। अच्छा, तो वो तारीख क्या है? 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006। हाँ, इस दिन से यह कानून पूरे भारत में लागू हुआ। और इन नोट्स में ये भी लिखा है कि इसमें कुल 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। ये आंकड़े अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। सही बात है। ठीक है, अब आते हैं कुछ खास शब्दों पर। नोट्स में धारा 2 क में व्यथित व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। ये कौन है? क्या कोई भी हिंसा का शिकार व्यक्ति इसके दायरे में आता है? नहीं, यहीं पर यह कानून बहुत विशिष्ट हो जाता है। धारा 2 क के अनुसार व्यथित व्यक्ति केवल एक महिला हो सकती है। केवल महिला? हाँ, और दूसरी शर्त ये है कि उसका प्रतिवादी यानी जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत है उसके साथ कोई घरेलू नातेदारी या जिसे अंग्रेजी में डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं वो होनी चाहिए। मतलब पति, ससुर, देवर या साथ रहने वाला कोई भी पुरुष रिश्तेदार। बिल्कुल। ये तो बहुत जरूरी बात है। और अब उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरे कानून की आत्मा है। घरेलू हिंसा है क्या? मुझे लगता है ज्यादातर लोग इसे सिर्फ मारपीट समझते होंगे। और यहीं पर यह कानून सोच बदल देता है। धारा 3 में जो परिभाषा दी गई है वो बहुत कमाल की है। नोट्स में इसे बहुत अच्छे से 4 हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कोई फ्लोचार्ट बना हो। अच्छा। पहला तो जाहिर है शारीरिक दुरुपयोग, यानी थप्पड़ मारना, लात मारना या किसी भी तरह की शारीरिक चोट पहुंचाना। ठीक है, ये तो समझ आता है, लेकिन इसके बाद वाले बिंदु वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ। दूसरा है लैंगिक दुरुपयोग, मतलब यौन प्रकृति का कोई भी अपमानजनक व्यवहार। लेकिन तीसरा और चौथा वो तो कमाल है। तीसरा है मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग। बिल्कुल, इसका मतलब है अपमान करना, गाली देना, चरित्र पर सवाल उठाना या लड़का ना पैदा होने पर ताने देना। ये कानून मानता है कि शब्दों से दी गई चोट भी हिंसा है। वाह, ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसने हिंसा की परिभाषा को घर की 4 दीवारी के अंदर हमेशा के लिए बदल दिया। और चौथा, जिस पे शायद सबसे कम बात होती है, वो है आर्थिक दुरुपयोग। ये तो एक पूरी की पूरी नई दुनिया खोल देता है। इसका मतलब कानून ये मान रहा है कि किसी को पैसों के लिए तरसाना भी हिंसा है। हाँ, और ये वो हिस्सा है जिसे शायद साबित करना सबसे मुश्किल हो, लेकिन इसका कानून में शामिल होना ही अपने आप में क्रांतिकारी है। जैसे किसी महिला को उसके जरूरी खर्चे न देना, उसकी नौकरी छुड़वा देना, उसकी सैलरी छीन लेना या उसके स्त्री धन पर कब्जा कर लेना, ये सब अब कानूनी तौर पर घरेलू हिंसा है। मतलब अब वो तो बस ताना मारते हैं या खर्चा नहीं देते जैसी बातें सिर्फ पारिवारिक मामले नहीं है। नहीं, अब ये कानूनी अपराध की श्रेणी में आ सकती हैं। वाह, तो ये कानून सिर्फ शरीर के घाव नहीं बल्कि मन और आत्मा के घावों को भी पहचानता है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई महिला इस तरह की हिंसा झेल रही है तो इन नोट्स के हिसाब से वो पहला दरवाजा कौन सा खटखटाएगी? ये कानून सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि एक पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाता है। यहीं से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। धारा 4 कहती है कि कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि घरेलू हिंसा हो रही है या होने वाली है,
वो इसकी सूचना संरक्षण अधिकारी को दे सकता है। 1 मिनट, यहाँ लिखा है कोई भी व्यक्ति। मतलब अगर मैं एक पड़ोसी हूँ और मुझे शक है तो मैं भी शिकायत कर सकता हूँ? हाँ, और मुझ पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? ये तो समाज को भी एक जिम्मेदारी देता है। बिल्कुल। और सूचना देने वाले व्यक्ति को हर तरह की कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा भी दी गई है। इसका मकसद यही है कि लोग मदद करने से डरे नहीं। सही है। इसके अलावा धारा 5 में पुलिस, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य भी बताए गए हैं। जैसे ही उन्हें सूचना मिलती है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो पीड़ित महिला को उसके अधिकारों के बारे में बताएं। कैसे अधिकार? उन्हें बताना होगा कि आप सुरक्षा के लिए आदेश ले सकती हैं, आप सरकारी आश्रय गृह में रह सकती हैं, आपको मुफ्त कानूनी सलाह मिल सकती है और आपको मेडिकल मदद पाने का भी हक है। अच्छा। ये सिर्फ विकल्प नहीं है, ये पीड़ित के अधिकार हैं और अधिकारियों का कर्तव्य है कि वो उसे ये सब बताएं। मैं इन नोट्स में एक शब्द बार बार देख रहा हूं, संरक्षण अधिकारी। ये कौन है और इनका रोल इतना अहम क्यों लग रहा है? ये इस कानून के सबसे अहम किरदारों में से एक हैं। धारा 8 के तहत राज्य सरकार हर जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करती है। और नोट्स में इस बात पर भी जोर है कि कोशिश की जाती है कि ये अधिकारी महिलाएं ही हों। और ये क्यों जरूरी है? सोचकर देखिए, एक पीड़ित महिला के लिए अपनी आपबीती एक पुरुष अधिकारी के बजाय एक महिला को बताना कितना आसान हो जाता है। हाँ, बात तो सही है। ये संरक्षण अधिकारी सिर्फ एक सरकारी बाबू नहीं है, बल्कि पीड़ित और कोर्ट के बीच का पुल है। उसका काम है महिला की शिकायत सुनना, एक घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करना, अच्छा, और अदालत में आवेदन दायर करने में उसकी मदद करना। और अगर महिला को तत्काल अपने घर से निकलना पड़े तो उसके लिए आश्रय गृह की भी बात है नोट्स में। हाँ, धारा 6 के तहत सरकार ऐसे आश्रय गृहों को मान्यता देती है। अगर कोई भी पीड़ित महिला उनसे शरण मांगती है तो आश्रय गृह के इंचार्ज को उसे शरण देनी होगी। मतलब एक तरह का सेफ हाउस। बिल्कुल, एक सेफ हाउस जहां महिला हिंसा के माहौल से निकलकर सुरक्षित रह सकती है। तो ये संरक्षण अधिकारी और आश्रय गृह एक तरह से पहली मदद या फर्स्ट एड हो गए। लेकिन जब बात न्याय की आती है तो असली काम तो अदालत में शुरू होता है ना? वो रास्ता कितना आसान या मुश्किल बनाया गया है? कानून बनाने वालों ने इस प्रक्रिया को जितना हो सके उतना तेज और आसान बनाने की कोशिश की है। धारा 12 के तहत पीड़ित महिला खुद या उसकी तरफ से संरक्षण अधिकारी या कोई भी दूसरा व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने एक आवेदन दे सकता है। न्याय में देरी का मतलब न्याय से इनकार होता है। क्या इस कानून में समय का कोई बंधन है? बिल्कुल है, और नोट्स में इन समय सीमाओं को लाल पेन से घेरा गया है। मतलब ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। मजिस्ट्रेट को आवेदन मिलने के 3 दिन के अंदर सुनवाई की पहली तारीख तय करनी होती है। 3 दिन? ये तो बहुत तेज है। हाँ, और कोशिश ये की जाती है कि हर आवेदन का निपटारा 60 दिनों के अंदर कर दिया जाए। मकसद साफ है, फौरी राहत। तो जब मामला अदालत पहुंचता है तो मजिस्ट्रेट पीड़ित को राहत देने के लिए किस किस तरह के आदेश दे सकते हैं? मुझे नोट्स में कई धाराओं का जिक्र दिख रहा है। मजिस्ट्रेट के पास कई अधिकार है। सबसे पहला और सबसे जरूरी है धारा 18, संरक्षण आदेश। संरक्षण आदेश? ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। कोर्ट प्रतिवादी को आदेश देता है कि वो किसी भी तरह की हिंसा नहीं करेगा, पीड़ित के काम की जगह या बच्चों के स्कूल नहीं जाएगा और उससे किसी भी तरह से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद आता है पैसों से जुड़ा मुआवजा, जिसे नोट्स में धनिया अनुतोष कहा गया है। धारा 20, इसका क्या मतलब है? क्या ये गुजारा भत्ते जैसा है? ये गुजारा भत्ते से कहीं ज्यादा है। अच्छा। इसमें इलाज का खर्च, नौकरी छूटने से हुई कमाई का नुकसान और हिंसा की वजह से हुई कोई भी आर्थिक तंगी शामिल हो सकती है। ये सिर्फ गुजारा नहीं बल्कि नुकसान की भरपाई है। इसके साथ ही धारा 22 में प्रतिकर आदेश भी है, जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा के लिए एकमुश्त मुआवजा होता है। और अगर खतरा बहुत बड़ा और तत्काल हो तो क्या पूरी सुनवाई का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, और ये इस कानून का इमरजेंसी बटन है। इसे धारा 23 में अंतरिम और एक पक्षीय आदेश कहा गया है। एक पक्षीय? हाँ, इसका मतलब है कि अगर मैजिस्ट्रेट को पहली नजर में लगता है कि महिला को तत्काल सुरक्षा की जरूरत है तो वो दूसरे पक्ष को सुने बिना भी तुरंत सुरक्षा का आदेश दे सकते हैं। अच्छा। सिद्धांत बहुत सरल है, सुनवाई बाद में होती रहेगी, पहले पीड़ित को सुरक्षित करो। इन नोट्स में धारा 16 का भी जिक्र है, बंद कमरे में कार्यवाही।
ये क्या होता है? इसे इन कैमरा प्रोसीडिंग कहते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है या कोई भी पक्ष चाहता है तो सुनवाई को बंद कमरे में किया जा सकता है, जहां सिर्फ केस से जुड़े लोग ही मौजूद हों। और इसका मकसद? मकसद है मामले की गोपनीयता बनाए रखना, ताकि पीड़ित बिना किसी शर्म या सामाजिक दबाव के अपनी पूरी बात खुलकर रख सके। ठीक है, कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, पर अगर प्रतिवादी उसे माने ही नहीं तो? कोई भी कानून तभी मजबूत होता है जब उसे लागू करवाने का डंडा भी मजबूत हो। इस कानून में इसका भी बहुत मजबूत इंतजाम है। धारा 31, जिसे नोट्स में लाल स्याही से अंडरलाइन किया गया है, साफ कहती है कि अगर प्रतिवादी संरक्षण आदेश का उल्लंघन करता है तो ये एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। गैर जमानती? हाँ, उसे 1 साल तक की कैद या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। मतलब कोर्ट के आदेश को मजाक में नहीं लिया जा सकता। ये तो हुई अपराधी की बात, लेकिन उस सिस्टम का क्या जो मदद के लिए बनाया गया है? मान लीजिए कोई संरक्षण अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं करता या ढिलाई बरतता है, क्या उसके लिए भी कोई जवाबदेही है? बिल्कुल है, और यही इस कानून की खूबसूरती है। ये सिर्फ अपराधी पर ही नहीं बल्कि सिस्टम पर भी नकेल कसता है। अच्छा। धारा 33 में साफ लिखा है कि अगर कोई संरक्षण अधिकारी बिना किसी जायज कारण के अपने कर्तव्यों को निभाने में नाकाम रहता है तो उसे भी 1 साल तक की कैद या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वाह, मतलब एक सब इंस्पेक्टर के लिए धारा 31 और 33 खास तौर पर जरूरी हैं। ये तो एक 360 डिग्री अप्रोच है। सिस्टम में किसी के लिए भी बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। हाँ, ये जवाबदेही तय करता है। नोट्स में ये दोनों धाराएं इसीलिए साथ में दी गई लगती हैं। ये सिर्फ अपराधी के लिए नहीं बल्कि सिस्टम के लिए भी एक चेतावनी है कि इस कानून को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कागज पर ये एक वाटरटाइट सिस्टम है। तो अगर हम इन सभी नोट्स का सार निकालें तो ये अधिनियम सिर्फ सजा देने वाला कानून नहीं है। नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य सजा से ज्यादा सुरक्षा और राहत देना है। ये एक नागरिक कानून है जिसका दिल एक फौजदारी कानून की तरह धड़कता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका मूल उद्देश्य पीड़ित को तुरंत सुरक्षा, रहने की जगह और आर्थिक सहायता देना है। सजा का प्रावधान तो तब आता है जब अदालत के आदेश की अवहेलना हो। यह कानून इस मूल सिद्धांत को मानता है कि हर महिला को अपने घर में सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार है, और घर की चारदीवारी के अंदर होने वाली हिंसा कोई पारिवारिक मामला नहीं बल्कि एक कानूनी अपराध है। बिल्कुल। ये नोट्स हमें कानून के ढांचे, उसकी धाराओं और प्रक्रिया की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर देते हैं। यूपी पुलिस की परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो ये एक बेहतरीन गाइड है। पर यहाँ हम एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या? ये कानून 2006 से लागू है। आज लगभग 2 दशक होने को आए। कागज पर यह कानून बहुत मजबूत और प्रभावी लगता है। लगता तो है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने वाला है। जमीनी हकीकत क्या है? क्या इस कानून के प्रावधानों के बारे में समाज में, खासकर दूर दराज के गांव और कस्बों में, उतनी जागरूकता है जितनी होनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हर पीड़ित महिला संरक्षण अधिकारी या पुलिस तक पहुंचने की हिम्मत और साधन रखती है? कानून बनाना एक बात है और उसे समाज की आखिरी महिला तक पहुंचाना दूसरी। इस पर सोचना जरूरी है।